अब देखो आज क्या है पाठ, पृथ्वी की गतियां। ठीक है, अपने सिलेबस में देख लेना कौन सा पाठ है, पृथ्वी की गतियां। चौथा पाठ होगा शायद सिलेबस में, तीसरा है, हाँ तीसरा पाठ। ठीक है, अब देखो पृथ्वी जो है गति करती है, बताए थे कौन कौन सी गति करती है। एक करती है घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन को कहते हैं रोटेशन और परिक्रमण को कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन। तो घूर्णन हो गया, परिक्रमण हो गया। घूर्णन के कारण क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। ये इसकी धुरी हो गई और इसी के किनारे ये घूमती रह रही है, ऐसे नहीं घूमेगी, पश्चिम से पूरब घूमती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? ठीक है जाइए, ठीक है सर, ठीक है। ये पृथ्वी जो है कैसे घूमेगी, जैसे क्लॉक है, मान लो घड़ी है तो घड़ी चलती है कैसे, इधर से इधर चलती है ना, पृथ्वी इसके विपरीत घूमेगी। तो पृथ्वी पहले जाएगी इधर, फिर उल्टा घूम रही है ऐसे, पश्चिम से पूरब। पहले पश्चिम वाले हिस्से पे आगे रहे आएगी, फिर पूरब जाएगी। ठीक है, इसीलिए सूर्य और जितने भी नक्षत्र या तारे दिखाई देते हैं वो हमेशा पूरब से पश्चिम जाते हैं। जैसे गाड़ी चलाते हो तो जिस दिशा में जाओगे तो सभी चीज़ें विपरीत दिशा में जाएंगी। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब जा रही है, तो सभी चीज़ें जो हमको दिखाई देंगी पृथ्वी के बाहर की, वो पूरब से पश्चिम जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो पृथ्वी है, इसमें अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, कल बताए ही थे। तो ये जो घूम रही है अपनी धुरी पर लट्टू की तरह, इसको कहते हैं घूर्णन। इस कारण से क्या होता है, दिन और रात की घटना होती है। ठीक है, दिन और रात की घटना किस कारण से होती है, घूर्णन के कारण दिन रात होगा। ठीक है, और ये अपनी धुरी पर घूर्णन करने में उसे कितना समय लगता है, लगभग 24 घंटा। ठीक है, अब देखो परिक्रमण से क्या होता है। परिक्रमण मतलब जैसे ये सूर्य है बीच में और पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, ये क्या है, परिक्रमण है, इसके चारों ओर घूमती है। अब मान लो कोई स्थान ले लो ए, यहाँ से पृथ्वी चली थी और ये सूरज, यहाँ से पृथ्वी चली ए से, और फिर इसको घूमते 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 ए तक आने में जो समय लगता है वही समय उसका 1 वर्ष का समय होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी को एक चक्कर लेके घूम के आने में कितना समय लगता है, 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, ये जो 1/4 दिन है ये हम सामान्य वर्ष में नहीं जोड़ते हैं, इसलिए हमारा सामान्य वर्ष जो होता है, सामान्य वर्ष कितने दिनों का होता है, 365 दिन का। अब देखो 1/4 दिन बच गया लेकिन। ठीक है, तो 4 साल बाद जो है क्या करेंगे, 1/4 1/4 1/4 4 बार जोड़ो, चाहे 4 का इसमें गुणा कर दो, तो कितना बच गया, 1। तो 1 दिन बढ़ जाएगा। यही कारण है कि लीप ईयर कितने दिनों का होता है, 366 दिनों का। समझ में आया कि लीप ईयर क्यों बनाया गया है। हर 4 साल बाद जो वर्ष होता है उसमें 1 दिन बढ़ जाता है। इस वर्ष में क्या होगा, सामान्य वर्षों में फरवरी कितने दिन का होगा, सामान्य रहेगा तो 28 दिन का, और लीप ईयर में 29 दिन का। ठीक है, हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। इसी कारण से परिक्रमण करने में पृथ्वी को 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। तो 1/4 की वजह से कुछ अंतर ना आए तो 1/4 को रोक दिया जाता है हर वर्ष, लेकिन हर चौथे वर्ष उसको क्या किया जाएगा, जब 4 वर्ष हो जाएगा तो 1 दिन के बराबर हो जाएगा, इसीलिए कैलेंडर में 1 दिन बढ़ा दिया जाता है, 366 दिन का वर्ष बना दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे देखो, पृथ्वी जो है अपने धुरी पर कितना झुकी हुई है, कल बताए थे 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री कहाँ झुकी हुई है, अपने अक्ष पर, एक्सिस पर। ठीक है, अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अगर पूछेगा अपने कक्ष तल पर कितना झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। ये किस पे झुकी हुई है, कक्ष पर, ऑर्बिट ऑफ प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अपने ऑर्बिट पर पूछेगा कितना, देखो इंग्लिश जरूर देख लेना, पूछेगा पृथ्वी अपने कक्ष पर कितना झुकी हुई है, पहला ही ऑप्शन 23.5 डिग्री रखेगा, तुमको लगे यही सही है,
पढ़े ही नहीं ध्यान से, तुमको लगा झुकने वाला ही तो पूछ रहा है। कच्छ जब पूछेगा तो इंग्लिश में देख लेना, ऑर्बिट नहीं ना लिखा है। अगर ऑर्बिट ऑफ प्लेन लिखा रहेगा तो 66.5 डिग्री उसका उत्तर होगा। अगर लिखा रहेगा अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री उसका उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो। इसी झुकाव के कारण क्या होता है, देखो, इसी झुकाव के कारण पृथ्वी जो है मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन किन कारणों से होता है? पृथ्वी के 2 कारणों से होता है, बता देना, रुक जाओ, इसको मिटा दें अब। देखो, मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन 2 कारणों से होता है। पहला कारण है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का झुकाव, अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया? परिक्रमण, या इसी को बोल सकते हैं परिभ्रमण या रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन से मतलब क्या है, देखो बताए, ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है इसी को ही क्या बोलेंगे? परिक्रमण। ठीक है, अब देखो झुकाव होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के जो अक्षांश हैं, सूर्य ऊपर नीचे होता है, सूर्य की किरणें उन अक्षांशों पे ऊपर नीचे होती है। अगर झुकाव नहीं होता तो ऊपर नीचे नहीं होती, और ऊपर नीचे नहीं होती तो गर्मी और ठंडी नहीं आती। ठीक है, मौसम परिवर्तन नहीं होता। तो उसको विस्तार से समझाते हैं, ध्यान से सुनो। अगर समझ गए 4 स्थितियां हैं, ठीक है, अगर उसको समझ गए तो समझ लो ये पाठ तुम्हारा निकल जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ कठिन है नहीं। तो स्थिति बता देते हैं तुमको क्या क्या है। देखो पहले इसको आओ, ये मान लो सूर्य है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो 4 तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी तिथि? पहला है 21 मार्च, यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। फिर आ गया तुम्हारा जो है 21 मार्च के बाद आगे बढ़ोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? मई जून आएगा, 21 जून। जून के बाद आ जाएगा तुम्हारा दिसंबर, अरे नहीं, सितंबर। सितंबर, सितंबर में 23, और फिर आ जाएगा 22 दिसंबर। ध्यान से देखो, ये जो स्थितियां दिखाई हैं, देखो ये एक गोले मतलब वृत्त की तरह बन रहा है इसका परिक्रमण काल। हालांकि दीर्घ वृत्ताकार है, हम समझाने के लिए वृत्त जैसा बनाए हैं। ये 4 हिस्सों में बांटे हैं, तो देखो सब में लगभग 3 महीने का अंतर है। अगर 360 दिन होता तो एकदम ठीक ठीक 3 महीने 90 दिन का अंतर होता। लेकिन देखो 22 दिसंबर से 31, 1 दिन का यहाँ अंतर आ गया। यहाँ बराबर है लगभग, यहाँ डेट थोड़ा 1-2 दिन जो फर्क आ रहा है वो 365 होने के कारण आ रहा है। लेकिन लगभग हर 3 महीने के बाद की हम दशा बनाए हैं। होता क्या है कि 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा। कल बताए थे ना भूमध्य रेखा क्या होती है? पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसी को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। अब मान लो पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य चमकेगा, सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा? जहाँ पे सूर्य का प्रकाश चमकता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ गर्मी कम होती है। एक उदाहरण से समझो, सुबह में, दोपहर में और शाम में सूर्य का प्रकाश अलग अलग लगता है कि नहीं तुमको? लेकिन उसमें जो ऊर्जा निकल रही है नाभिकीय संलयन के कारण, वो तो हाइड्रोजन हमेशा जल रहा है उसमें। नाभिकीय संलयन की क्रिया सुबह में भी उतना ही हो रही है, शाम में भी उतना ही हो रही है, दोपहर में भी उतना ही हो रही है। लेकिन धूप में अंतर लगता है कि नहीं तुमको? कब ज़्यादा धूप लगेगा? दोपहर में। जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर रहेगा तो उस समय परछाई देखोगी ना तो सबसे छोटा परछाई बनेगा। कहीं अगर व्यक्ति कोई खड़ा है तो उसकी परछाई एकदम नीचे बनेगी। जब सबसे छोटी परछाई बनने लगे तो समझो कि सूर्य हमारे एकदम ऊपर है। सिर पे जब रहेगा सूर्य तो परछाई छोटी बनेगी। तो देखो सुबह के समय क्या होता है, परछाई मान लो इधर सूर्य निकला, परछाई इतना लंबा बनेगा। बनता है कि नहीं? बनता है खूब लंबा। कभी ध्यान से देखना,
शाम को भी जब सूर्य इधर चला जाएगा तो फिर परछाई इधर लंबी बनेगी। इससे क्या पता चलता है, ये जो लंबा बन रहा है किस कारण से बन रहा है, सूर्य की किरणें तिरछी हो जा रही हैं। तिरछी होने के कारण ही जो है सूर्य क्या तिरछा होने के कारण हमें गर्मी कम महसूस होती है, और जब सूर्य की किरणें लंबवत होंगी तो हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। समझ में आया कि धूप क्यों कम ज़्यादा लगती है, दोपहर में ज़्यादा लगती है, सुबह में कम लगेगी, तो शाम को कम लगेगी। उसका कारण है सूर्य की किरणों का तिरछापन। जब सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी तो गर्मी कम लगेगी। इस बात को पकड़ के रखना, अभी हम आगे समझाते हैं कैसे इसका प्रभाव मौसम पे पड़ता है। ठीक है, सूर्य की किरणें जब तिरछी हो जाएंगी तो गर्मी हमें क्या लगेगी, कम कि ज़्यादा, कम। ठीक है, समझ में आया। अब देखो सूर्य एकदम पृथ्वी के बीचों बीच चमक रहा है, तो सूर्य की किरणें पूरे ग्लोब पर लगभग बराबर वितरित होती हैं, तो 12 घंटे का दिन हो जाएगा, 12 घंटे की रात हो जाती है हर जगह। ठीक है, समझ में आया, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। और ऐसे मौसम में जिस अक्षांश पे हम लोग हैं वहाँ पे बसंत ऋतु रहता है। गर्मी अब 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे चूंकि पृथ्वी चमकती है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, बताए थे, पता होगा, कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा पे जो प्रभाव पड़ेगा वो हम लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने डिग्री की होती है, 23.5 डिग्री की। तो 23.5 डिग्री तक जो है प्रकाश इसका थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, लेकिन थोड़ा तिरछा होता है, इसलिए जो है हमको बसंत ऋतु महसूस होती है, न तो ज़्यादा गर्मी और न तो ज़्यादा ठंडी। समझ में आया। अब देखो यहाँ से बढ़ते 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 क्या होगा, आता है 21 जून। 21 जून को क्या होगा, एक चीज़ और बता दे तुमको, ये जैसे सूर्य है ना, अगर ये पृथ्वी है, बड़ा छोटा इसलिए बनाए हैं ताकि समझो। अच्छा, कर्क रेखा कितना डिग्री होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई। अब सूर्य जो है इसी के बीच में घूमता रहता है, वास्तव में सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी के तिरछेपन के कारण पृथ्वी घूमती है, हमको लगता है कि सूर्य घूम रहा है। ठीक है, जैसे कार में बैठ के तुम कहीं जाओगे, जाते तुम हो आगे, लगता है सब लोग पीछे भाग रहे हैं, लगता है कि नहीं। इसलिए हमको यहाँ पृथ्वी पर हम लोग बैठे हैं तो हमको लगता है कि सूर्य ऊपर नीचे, मतलब उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है, तो हम बोलेंगे वही कि सूर्य ऊपर नीचे होता है। ठीक है, या उत्तर दक्षिण जाता है, तो उसका मतलब समझ लेना पृथ्वी की गति के कारण ऐसा होता है। अब देखो सूर्य जो है अधिकतम लंबवत चमकेगा कर्क रेखा तक 23.5 डिग्री उत्तर तक, और अधिकतम लंबवत चमकेगा 23.5 डिग्री दक्षिण तक। सूर्य इसी के बीच में लंबवत चमकेगा, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच। ऐसा क्यों होता है, जैसे देखो मान लो हम खड़े हैं, अभी हम किसी के सामने नहीं है, दोनों क्लास है, हम अधिकतम कहाँ जा, अगर ये कमरा चारों तरफ से दीवार पैक हो जाए तो हम कितना दूर तक अधिकतम जा सकते हैं। मान लो हम बीचों बीच में अभी खड़े हैं, हमको इधर इधर जाना है। ठीक है, तो हम अधिकतम इस दीवार तक जा सकते हैं, इसको मानो 23.5 डिग्री उत्तर वाला दीवार है, माने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और इसको मानो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, तो बीच में कौन रेखा होगी, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो बीच में कौन रेखा है, भूमध्य रेखा। तो मान लो हम भूमध्य रेखा पे खड़े हैं, सूर्य की तरह हैं। ठीक है, सूर्य है मान लो, तो हम अधिकतम टहलते टहलते जाएंगे, दीवार पैक है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, दीवार पे जाएंगे, फिर हमको रुकना नहीं है, चलते रहना है, तो फिर हम क्या करेंगे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर कहाँ तक जाएंगे, उस दीवार तक जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे, जीवन भर यही करते रहेंगे इसे, इस दीवार से उस दीवार तक जाओ, इस दीवार से इस दीवार तक जाओ। ठीक है, ये कार्य करने में सूर्य को, अब सूर्य भी ऐसे ही करेगा, इसी कर्क रेखा से लेकर के देखो एक स्थिति हो गई कि भूमध्य रेखा पे लंबवत चमक रहा है, फिर धीरे 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 ऊपर जाएगा, फिर ये कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा, अब कर्क रेखा से ऊपर जा नहीं सकता तो फिर नीचे लौट जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आते आते फिर यहाँ आएगा, फिर नीचे जाते जाते कहाँ तक जाएगा, मकर रेखा पर। देखो इतने करने में इसको 1 साल लग जा रहा है, 1 साल मतलब कितना, 12 महीना लग रहा है ना। इतना सूर्य जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं जी तुम लोगों को,
सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पे जाएगा और कर्क रेखा से मकर रेखा पे आने में, या एक रेखा से दूसरी रेखा पे, जैसे मकर रेखा से जाए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से फिर कर्क रेखा, फिर मकर रेखा पे वापस आने में 1 वर्ष का समय लगता है या 12 महीने का समय लगता है। तो 12 महीने का समय लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 3 महीने का समय लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 3 महीने का समय लगेगा, फिर इसको लौटने में 3 महीने का समय लगेगा, फिर नीचे आने में 3 महीने का समय लगेगा। लगेगा कि नहीं? समझ में आया? वही चीज़ हम यहाँ बनाए हैं। देखो 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर है, फिर 3 महीना बाद किस पे चमक रहा है? कर्क रेखा पर चमक रहा है कि नहीं? तो अब देखो सूर्य 21 जून को कहाँ चमकेगा? कर्क रेखा पर। अब कर्क रेखा पे चमक रहा है, और जब कर्क रेखा पे चमकेगा तो इसका मतलब है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी। दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है ना। अब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगी तो कर्क रेखा पे गर्मी होगी कि ठंडी? गर्मी। समझ में आया? 21 जून को हम लोगों को वहाँ क्या होता है? गर्मी। समझ में आया क्यों होता है? क्योंकि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब 21 जून तक चला गया, अब इसके ऊपर वो जा नहीं सकता, फिर नीचे आएगा, उसको भूमध्य रेखा तक आने में फिर 3 महीना लगेगा। देखो 3 महीना लग गया कि नहीं? अब सितंबर में मार्च के जैसा ही महीना रहेगा, न तो बहुत ज़्यादा गर्मी न तो बहुत ज़्यादा ठंडी, लेकिन पिछले महीने का प्रभाव जलवायु में बना रहता है, इसलिए मार्च में थोड़ा ठंड का महसूस होगा और सितंबर में थोड़ी गर्मी महसूस होगी, क्योंकि जो पिछले महीने में अभी उष्मा मिली है वो वायुमंडल में बनी हुई है, और ये पिछले महीने ठंडी थी, तो इसलिए मार्च में तुमको थोड़ा ठंडी जैसा एहसास होगा और सितंबर में तुमको गर्मी जैसा एहसास होगा। तो ये क्या हो गया? 23 सितंबर को सूर्य कहाँ चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। अब फिर जो है दिन रात 12-12 घंटे का होगा। अब देखो यहाँ एक चीज़ नहीं बताए, जब कर्क रेखा पे सूर्य चमकेगा लंबवत, मार्च के बाद फिर जून आया ना, हाँ, जब ये मकर रेखा कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा तो कर्क रेखा पे दिन बड़ा होगा। गर्मी के समय में क्या होता है? दिन बड़ा हो जाता है और रातें छोटी हो जाएंगी, क्योंकि 24 घंटे में ही तो निपटना है। ठीक है, और मकर रेखा पर इसकी किरणें सबसे तिरछी हो जाएंगी। 21 जून को मकर रेखा पे किरणें सबसे तिरछी हो जाएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, तो मकर रेखा पे जब किरणें बहुत तिरछी हो जाएंगी तो वहाँ पे उष्मा बहुत कम मिलेगी। सुबह में तुमको जितना उष्मा मिलती है उतना मिलेगी, तो वहाँ ठंडी होगा कि गर्मी? क्या होगा? ठंडी। 21 जून को ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होगी और 21 जून को भारत में गर्मी होगी। ऑस्ट्रेलिया में कभी टीम चली जाएगी ना इंडिया की मैच खेलने, चाहे साउथ अफ्रीका में, अगर वो जून में चले गए तो स्वेटर वेटर पहन के खेलेंगे, वहाँ बर्फ जमा देने वाली ठंडी होती है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कब? जून में। हम लोगों को वहाँ जून में इतना भीषण गर्मी होगी कि एकदम किसी तरह मैंने एसी ओसी चला के रहेंगे, वहाँ ठंडी से परेशान रहेंगे, यहाँ गर्मी से परेशान रहेंगे। ठीक है, फिर 23 सितंबर को फिर वही आ गया कि दोनों जगह दिन बराबर हो जाएगा। अब 22 दिसंबर को क्या होगा? देखो 23 सितंबर तक सूर्य आ गया भूमध्य रेखा पे, अब नीचे जाएगा ना मकर रेखा पे, तो मकर रेखा पे कब जाएगा? 22 दिसंबर को। तो मकर रेखा पे लंबवत चमकने लगेगा जब सूर्य, देखो ध्यान से देखना, एक बार थोड़ा ध्यान लगा दोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा फिर समझाएंगे, बस प्रयास करो कि समझने का। मकर रेखा पे लंबवत हो गया तो यहाँ से किरणें तिरछी हो गई कि नहीं? कर्क रेखा पे हो गई। और कर्क रेखा है भारत में, तो भारत में किरणें तिरछी हो गई तो भारत में उष्मा कम हो गई, तो भारत में दिसंबर में क्या आ गया? ठंडी। और दिसंबर में चले जाओगे साउथ अफ्रीका तो वहाँ गर्मी से परेशान है लोग। ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, आग लगती है, भीषण आग जो लगती है ऑस्ट्रेलिया में ना, दिसंबर में लगती है, क्योंकि गर्मी का महीना होता है, बड़े बड़े जंगल हैं, जंगलों में आग लग जाती है, बुझती नहीं है दिसंबर में। हम लोग यहाँ ठंडी से परेशान है, वो गर्मी से परेशान है। समझ में आया? कर्क रेखा मकर रेखा पे सूर्य की किरणों का प्रभाव। ठीक है, एक बार फिर से बता दें। देखो 4 स्थितियां हैं सूर्य की, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। हर 3-3 महीने पे याद कर लो। ये याद रखना कि मार्च में 21 मार्च से शुरू कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये भूमध्य रेखा पे बराबर चमकती है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात का समय बराबर होगा। अब देखो ये 21 जून है, तो 21 जून को सूर्य कहाँ चमकेगा?
कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पे जब चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होगी। एक चीज और जान लो, ये जो क्षेत्र होता है सबसे किनारे पृथ्वी का, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, ठीक है। वहां जाओगे तो 6 महीने का दिन होने लगेगा और 6 महीने की रात होगी। एक बताए थे आर्कटिक वृत्त, याद है किसी को? आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब हम लोगों के वहाँ 16 घंटे का दिन होता है तो आर्कटिक वृत्त में जो देश आते हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वह आर्कटिक वृत्त से गुजरता है तो वहाँ 24 घंटे का दिन होता है, ठीक है। एक दिन 24 घंटे का। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाएगा इधर, जैसे हम लोगों को वहाँ 16, फिर 17, 18, 19, 20, यहाँ आने पर 24 घंटे का दिन, फिर महीने महीने का दिन, और सबसे आखिरी में जब पहुंच जाओगे तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। जब ये दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा ना सूर्य, तो यहाँ 6 महीने की रात हो जाएगी, और वैसे जब उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो 6 महीने का दिन हो जाएगा। समझ में आया? उनका भोर, जैसे हम लोगों का भोर होता है 1 घंटे 2 घंटे का ना, उनका 15 दिन का भोर रहेगा। फिर 15 दिन बाद जो है पता चला थोड़ा, जैसे हम लोगों का 9 बजा तो 15 दिन बाद उनको लग रहा है उतना गर्मी लगेगा। फिर उनका दोपहर रहेगा 1 महीने का, फिर दोपहर धीरे धीरे शाम हो जाएगा 1 महीने का। समझ रहे हैं ना? 6 महीने का उनका दिन है। खाली सूर्य इधर से उधर जाएगा, बस इधर से उधर वहीं घूमता रहेगा, लेकिन वहां पे डूबेगा नहीं सूर्य। 6 महीने तक नहीं डूबेगा, और 6 महीने बाद जब डूब जाएगा तो 6 महीने उगेगा नहीं। समझ में आया? तो उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा तो 6 महीने का दिन होगा, और यहाँ पे फिर जब दक्षिणी गोलार्ध में जाके 6 महीने का रात होगा। उसके विपरीत यहाँ होगी घटना दक्षिणी ध्रुव पे। 23 सितंबर को क्या होता है? फिर दिन और रात की स्थिति बराबर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, ठीक है। फिर 22 दिसंबर को क्या होगा? सूर्य मकर रेखा पे चमकता है, इसलिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं कर्क रेखा पे, तो यहाँ ठंड पड़ेगी, और ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी गोलार्ध के देशों में गर्मी पड़ेगी, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं। हाँ हाँ, 22 दिसंबर को, हाँ ठीक है, 22 दिसंबर को रात बड़ी हो जाएगी, दिन छोटा हो जाएगा, ठीक है। और रात बड़ी क्यों हो रही है? किरणों के तिरछेपन के कारण। और ये तिरछापन क्यों? अच्छा बताओ, सूर्य इस 23.5 से 23.5 के बीच में क्यों नहीं घूम रहा है? क्यों 24-25 पे नहीं जा रहा है? सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही क्यों घूम रहा है? क्यों नहीं पार करके जो है चला जाता है 30 डिग्री पे, 32 डिग्री पे, 35 डिग्री पे लंबो चमकने? कौन बताएगा ऐसा क्यों होता है? हाँ, अपनी धुरी पर सूर्य 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए 23.5 डिग्री तक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। अगर 40 डिग्री झुकी होती तो 40 डिग्री तक जाता, अगर नहीं झुकी होती तब इसी पे हमेशा बराबर चमकता, और जब बराबर चमकता तो गर्मी ठंडी का झंझट ही नहीं, सूर्य की किरणें तिरछी होती ही नहीं। अच्छा, सूर्य की किरणें नहीं तिरछी होती तो एक समान तापमान बना रहता पूरे ग्लोब में। जहाँ ठंडी होती ठंडी रहती, जहाँ गर्मी होती वहाँ गर्मी होती, ठीक है। समझ में आया? इतना रहने देते हैं।